तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के इलाज के लिए जो पसंदीदा दवा है वो कौन सी है, मतलब कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए। तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी जो है सिस्टोलिक 220 से ऊपर हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और इस कंडीशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है हमारी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। करेक्ट आंसर इज ए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है यूज़ में लेते हैं। ये सारी एम्लोडिपिन, एटेनोलॉल, एंटीजी, ये सभी जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, बट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए हम कौन सी दवा यूज में लेते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ प्लांटर रिफ्लेक्स इन एडल्ट एज। जो एडल्ट है, वयस्क के जो प्लांटर है, प्लांटर मतलब तलवा, पैर का जो तलवा है उसका प्लांटर का क्या रिफ्लेक्स होगा। अगर हम प्लांटर रिफ्लेक्स कराएंगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, हमें क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। तो क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन होगा, बेबिंस्की रेस्पॉन्स होगा या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो जब प्लांटर करवाते हैं हम प्लांटर में तो उसका क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। करेक्ट आंसर इज बी, प्लांटर फ्लेक्शन रिफ्लेक्स। एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पॉन्स जो होता है प्लांटर फ्लेक्शन देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या है? बी है, प्लांटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग ऑफ आई हैज़ टू बी डन फ्रॉम। आँखों की जो सफाई करनी पड़ती है वो किस साइड से करनी पड़ती है? ये जो आइज़ है हमारी, किधर से करेंगे हम क्लीनिंग ऑफ आइज़? बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। क्लीनिंग ऑफ आइज़ करेंगे हम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। करेक्ट आंसर इज बी। हमें जो करेंगे इसकी क्लीनिंग ऑफ आइज़ वो है इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलेरिया इज कॉज्ड बाई। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है जो मच्छर होते हैं उसके द्वारा क्या है फैलता है। मॉस्किटो के द्वारा जो है मलेरिया फैलता है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम, प्लाज्मोडियम बायोवैक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी। ये जो है मलेरिया के कारण है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। ये क्या है? प्रोटोजोआ है, मलेरिया के द्वारा, पैरासाइट है वो। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटोक्लेव डन एट ए प्रेशर ऑफ। हम जो ऑटोक्लेव करते हैं वो कौन से प्रेशर में करते हैं? मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है ऑटोक्लेव, और वो उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर इज बी, 15 PSI। 15 PSI जो होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, वो ऑटोक्लेव का प्रेशर होता है, और हम इसी पे करते हैं 15 PSI पे। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल साल्ट कॉज। पित्त नमक का संचय क्या कारण करता है? कौन सी जो प्रॉब्लम है वो पैदा करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल साल्ट? वो है प्रोराइटिस। स्किन के अंदर ईचिंग होने लग जाएगी, प्रोराइटिस कॉज करता है एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल साल्ट। जब बाइल साल्ट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर उनका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो क्या है हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं, इरिटेशन करते हैं, स्किन के अंदर ईचिंग होने लग जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ए, प्रोराइटिस कॉज करते हैं एक्यूमुलेशन बाइल साल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है PT नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वह 11 to 13.5, 11 to 13.5 प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। PT INR करते हैं ब्लीडिंग की टेंडेंसी को देखने के लिए। और ये कौन सी ड्रग देते हैं उसके अंदर करते हैं? बारफेरिन। जब देते हैं हम पेशेंट को, बारफेरिन चल रही होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? PT INR। और अगर हिपेरिन चल रहा है तो क्या करेंगे? APTT।
टीटी। अगर हेपेरिन की डोज चल रही है पेशेंट को तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, एपीटीटी। लेकिन अगर पेशेंट को वारफरिन चल रहा है तो उसके अंदर क्या करेंगे, पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 11 to 13.5। अगर वारफरिन चल रहा है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 गुना बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 11 और 5-6 के समथिंग, तो 18 के समथिंग इसकी नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी अगर वारफरिन पेशेंट को चल रहा है तो नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 11 to 13.5 वारफरिन की, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 to 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन की प्रिफर्ड साइट कौन सी है बच्चों के अंदर, इन चिल्ड्रन इज, बच्चों के अंदर आईएम इंजेक्शन लगाने की पसंदीदा साइट कौन सी है, तो क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। मिड थाई के लेटरल एस्पेक्ट में जो है हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो मोस्ट प्रिफर्ड साइट होती है चिल्ड्रन के अंदर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच इज इंडिकेट द टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को पहचान करें जो डिजॉक्सिन की विषाक्तता का संदेश दे रहा है। तो क्या है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है, करेक्ट आंसर इज विजुअल डिस्टर्बेंस। सबसे पहले हमें विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जो देखने में येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ हमें देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें पीली पीली दिखाई देगी, येलोइश कलर का जो है हमें विजन दिखेगा, तो वो किसकी वजह से होता है, डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहले विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। अगर ऑप्शन में विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा, जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती है हमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर। लेकिन अगर ऑप्शन में विजुअल डिस्टर्बेंस है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं होता और जीआईटी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम होता तो वो चला जाता, तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, सी। लेकिन अभी करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, विजुअल डिस्टर्बेंस। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या है, हमें विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राई कॉर्निया आकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। जो ड्राई कॉर्निया है वो किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा, विटामिन ए। विटामिन ए, थायमिन की कमी के कारण क्या होता है, ड्राई कॉर्निया जो है हमें देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इज बी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट कंप्लेंट दैट समवन इज मेकिंग कंस्पायरेसी अबाउट मी, विच टाइप ऑफ डिल्यूजन इज इट। अगर रोगी शिकायत करता है कि कोई मेरे बारे में साजिश कर रहा है तो यह किस प्रकार का भ्रम है, कौन सा डिल्यूजन है ये। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे बारे में कोई साजिश रच रहा है, कोई मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो ये सब कौन से डिसऑर्डर के अंदर आएंगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब है शक करना, तो पेशेंट क्या कर रहा है, शक कर रहा है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सी चीज़ जो है मौजूद नहीं होती है, ऑप्शन दे रखे है ए, बी, सी, डी, कौन सी चीज़ जो है प्रेजेंट नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर है बी, विटामिन डी। विटामिन डी मिल्क के अंदर अवेलेबल नहीं होती। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, हमारी स्किन को प्रोड्यूस करती है। सनलाइट जब हमारी स्किन के ऊपर आती है तो क्या होता है, विटामिन डी प्रोडक्शन होता है। तो ये जो मिल्क के अंदर नहीं देखने को मिलती है, करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच इज स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट के द्वारा कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है फीको ओरल रूट से। करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इज ए, फीको ओरल रूट से 2 हेपेटाइटिस फैलते हैं, जिसमें पहला है ए, दूसरा है ई। ए और ई जो है फीको ओरल रूट से फैलते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो हमारे इंजेक्टेबल या कोई इंटरनल रूट से फैलते हैं। बाकी ये फीको ओरल रूट से फैलने वाले 2 ही हेपेटाइटिस है, वो है ए और
ई। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा ऑल आर एसटीडी एक्सेप्ट, सभी जो है एसटीडी है किसके अलावा, हेपेटाइटिस ए के अलावा सभी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया है, एड्स है, सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन हेपेटाइटिस ए जो है फीको ओरल रूट से फैलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ पॉपुलेशन कवर बाय पीएचसी इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर पीएचसी के द्वारा कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है, 30,000। करेक्ट आंसर इज बी, 30,000 जो है पॉपुलेशन कवर की जाती है प्लेन एरिया के अंदर, और जो अर्बन एरिया है उसके अंदर 40,000 जो है पॉपुलेशन कवर की जाती है पीएचसी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, 30,000। नेक्स्ट है हमारा आशा इज़ नॉट पोस्टेड इन। आशा कहाँ पे पोस्टेड नहीं होती है, आशा क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट। ये जो होती है जो विलेज लेवल सब सेंटर और पीएचसी पे अवेलेबल होती है, लेकिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ये जो है प्रेजेंट नहीं होती है, इनकी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा इज़ नॉट पोस्टेड इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कहाँ पे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आशा पोस्टेड नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट नीड टू बी रिप्लेस्ड इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमें रिप्लेस करने की नीड है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर, तो वो है सी। सोडियम जो होता है उसको रिप्लेस करने की नीड होती है हमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एसिडोसिस हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, हमें सोडियम जो होता है उसको रिप्लेस करना होता है। सोडियम की जो रिप्लेसमेंट की नीड हमें होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज लीथल इन इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं उस कंडीशन में घातक है, कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम इज़ वेरी डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट दैट इज़ वेरी लीथल इन इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन के अंदर पोटेशियम जो होता है बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, बहुत ही लीथल होता है, और इसका जो सीधा इफेक्ट होता है वो हार्ट के ऊपर होता है। कार्डियक जो मसल्स होती है उनके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा लीथल जो है इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन के अंदर वो है पोटेशियम। करेक्ट आंसर इज बी, पोटेशियम इज लीथल इन इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा अपगार स्कोर 9 मीन्स द न्यू बॉर्न इज। अगर अपगार स्कोर 9 है तो उस कंडीशन के अंदर न्यू बॉर्न क्या है, नॉर्मल है, डिस्ट्रेस है, साइनोटिक है या हाइपोक्सिक है। तो नॉर्मल अगर आप अपगार स्कोरिंग की बात करते हैं तो नॉर्मल अपगार स्कोरिंग कितना होता है, 10 जो होता है 0 से लेके 10 होता है। 0 से लेके 3 जो होता है स्ट्रेस की कंडीशन है। 4 से लेके 7 जो है माइल्ड मॉडरेट है, ये सीवियर है, और जो 7 to 8 to 10 जो होता है वो माइल्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है। तो 9 जो है नॉर्मल कंडीशन है, इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है, कोई भी साइनोसिस नहीं है, कोई भी हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं है। बाकी अपगार स्कोरिंग से रिलेटेड फुल डिटेल अगर वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल के अंदर दिया गया है, सारी वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं। अपगार स्कोरिंग को पूरी डिटेल में दिया गया है तो आप समझ सकते हैं, बहुत इजी में दिया गया है, इजी वे में, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और कोई भी अपगार स्कोरिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट है हमारा गाउट इज़ ए कंडीशन अकर बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ। गाउट जो है कंडीशन है वो किस चीज़ के एक्यूमुलेशन से होती है।
तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गाउट जो है पैदा हो जाता है, गाउट की डिजीज जो है क्रिएट हो जाती है यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। यूरिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा तो गाउट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।